हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ DIB MPPSC प्रीलिम्स 2024 में यूनिट नंबर 6 में हमने इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट की थी। और जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक इंट्रोडक्शन दिया था। उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारे सिलेबस में RBI, सेबी, इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स और जो NBFC हैं उन चारों के बारे में थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। आप में से जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है वो जाकर के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज हम सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज में, और आज का जो लेक्चर है वो हमारा टाइप्स ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस यानी टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। आज का ये जो पूरा लेक्चर रहेगा ये इसी पर ही रहने वाला है। चलिए, आपके सिलेबस में कमर्शियल बैंक की एक कैटेगरी है, लेकिन कमर्शियल बैंक समझने के पहले आपको इंडिया में जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो हमको समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे इंडिया में आखिर कितने टाइप के बैंक्स हैं। चलिए, सबसे पहले सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, किसी भी कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, एक अपेक्स बॉडी होती है जो पूरे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस पर अपना कंट्रोल रखती है। दैट बॉडी इज नोन एज द सेंट्रल बैंक। फॉर एग्जांपल, यूएस में फेडरल रिजर्व बैंक है और वो वहाँ का सेंट्रल बैंक माना जाता है। सो दैट इंडिया में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज कंसिडर्ड एज द सेंट्रल बैंक बिकॉज RBI is the apex authority of all the money market, or we can say all the banking institutions. तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछने में आ सकता है कि विच बैंक इज परफॉर्म एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, RBI जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट, कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं बेसिकली प्रॉफिट गेन करने के लिए और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बनाए जाते हैं। कमर्शियल एक्टिविटी में जैसे ये अपने कस्टमर्स को क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं, और इसी तरीके की अदर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ को करते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ये रूरल डेवलपमेंट का काम करते हैं। बेसिकली रूरल डेवलपमेंट का काम करते हैं, अलग से बनाया गया है इनको। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये अर्बन एरिया में भी काम करते हैं और साथ ही साथ क्या है, रूरल एरिया में भी काम करते हैं। और बेसिकली ये जो बने हुए हैं ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। किसका? लोन का। लेकिन किसको? जो रूरल पब्लिक होती है उसको, जैसे फार्मर्स हैं, इनको जो लोन दिया जाता है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोऑपरेटिव बैंक से मिलता है। ऐसे ही अर्बन एरिया में करते हैं ये। नेक्स्ट, लोकल एरिया बैंक्स। ये लोकल एरिया जो बैंक्स हैं ये एक बहुत छोटे से एरिया में काम करते हैं, और बेसिकली इनका भी जो रोल होता है वो प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए, गेनिंग प्रॉफिट उसको ध्यान में रखते हुए उनको एस्टेब्लिश किया गया, ये ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड बैंक्स। स्पेशलाइज्ड, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, स्पेशलाइज्ड बैंक्स इसका मतलब क्या है, दे आर एस्टेब्लिश्ड फॉर एनी स्पेशल एक्टिविटीज़। जैसे नाबार्ड, नाबार्ड क्या है, एक स्पेशल बैंक है, और ये केवल और केवल किसके लिए बना है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ये क्या है, अपेक्स अथॉरिटी है। नेक्स्ट, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो देखिए नाम से क्लियर है कि ये जो बैंक्स हैं ये किसके लिए हैं, स्मॉल फाइनेंस के लिए। फॉर एग्जांपल, जो माइक्रो MSMEs जो होते हैं, माइक्रो और स्मॉल एंड मिडल एंटरप्राइजेस, उनका जो पेमेंट होता है, उनको जो फाइनेंस करना पड़ता है, तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक माइक्रो यूनिट्स को और स्मॉल यूनिट्स को फाइनेंस कर देते हैं। इसके अलावा पेमेंट बैंक्स, ये जो पेमेंट बैंक्स है ये एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो बात आती है कि सभी लोगों को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है और उनसे डिपॉजिट भी कर लिया जाए, तो ये पेमेंट बैंक्स हैं। लेकिन इनका पेमेंट, डिपॉजिट और जो लोन में रहता है ये कैसा रहता है, वो बहुत ही कहना चाहिए कि लिमिटेड रहता है और बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछने में आता है
तो इतने टाइप के बैंक हैं इंडिया में, और प्रीलिम्स में यहाँ से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपसे आरआरबीज के बारे में पूछा जा सकता है, या स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक्स का। यदि हम ओवरऑल क्लासिफिकेशन कर दें तो दो तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। नंबर वन, सम बैंक्स आर नोन एज द शेड्यूल्ड बैंक्स। कुछ बैंक कैसे हैं? शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। जितने भी बैंक हैं इंडिया में उसमें दो ही तरीके के बैंक हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, और बाकी के कैसे हैं? नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। अब देखिए शेड्यूल्ड बैंक्स क्या है? शेड्यूल मतलब इट्स ए काइंड ऑफ लिस्ट, एक लिस्ट बनी हुई है, एक शेड्यूल बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? वो आरबीआई एक्ट, कौन सा है? आरबीआई एक्ट 1934, वो जो एक बुक है उसमें शेड्यूल है। कौन से नंबर का शेड्यूल है? सेकंड नंबर का जो शेड्यूल है। और उस बैंक में जो एक लिस्ट बनी हुई है उसमें जितने भी बैंक के नाम लिखे हुए हैं वो सारे के सारे बैंक क्या कहलाते हैं? शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। ये गवर्नमेंट बैंक्स भी होते हैं, प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि शेड्यूल्ड बैंक कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आरबीआई एक्ट 1934 का जो सेकंड शेड्यूल है उसमें जिन बैंक्स का नाम लिखा हुआ है दोज बैंक्स आर द शेड्यूल्ड बैंक्स। नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन है? जो आरबीआई 1934 की जो सेकंड शेड्यूल है उसमें लिस्टेड नहीं है, दैट आर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। और ये बैंक इंडिया में शायद थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं। बाकी जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में वो सब शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्या है शेड्यूल्ड बैंक्स की? कोई भी बैंक शेड्यूल्ड बैंक कब बनता है? तो देखिए पहली बात तो यही आती है कि आरबीआई एक्ट 1934 का जो सेकंड शेड्यूल है वो उसमें नाम लिखा हुआ है इन बैंक्स का। दूसरी बात, इनका जो पेड अप कैपिटल है वो पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 5 lakhs या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनके लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है। तो ध्यान रखिएगा 5 lakhs है, 5 lakhs मिनिमम है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट, कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ रीडिस्काउंट ऑफ फर्स्ट क्लास एक्सचेंज बिल्स फ्रॉम ऑफ द आरबीआई। एक्चुअली क्या होता है? ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स, और ट्रेजरी बिल्स पर क्या मिलता है? ये जो बैंक्स हैं शेड्यूल बैंक्स, इनको डिस्काउंट ऑफर हो जाता है। फॉर एग्जांपल यदि 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है तो इस पर जितना भी सीआरआर रेट होता है, या फिर कहना चाहिए कि जो रेपो रेट होता है उस रेपो रेट का डिस्काउंट काट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यदि 6% है तो 100 रुपये का इनको कितने में मिल जाएगा? 94 में मिल जाता है। तो ये एक क्या कहलाता है? फर्स्ट क्लास एक्सचेंज री डिस्काउंट कहलाता है कि री डिस्काउंट इनको मिलता है। ये डिटेल में आप आगे जब आरबीआई के फंक्शंस पढ़ेंगे हम तब वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली भी इतना मान के चलिए कि जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उन ट्रेजरी बिल, यदि 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है तो वो इनको कितने में मिलता है? कम में मिल जाता है, 94 उसमें भी कम में मिल जाता है। नेक्स्ट, कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ क्लियरिंग हाउस। जो आरबीआई है उन्होंने बहुत सारे क्लियरिंग हाउस बना रखे हैं, और ये जो बैंक्स हैं शेड्यूल्ड बैंक्स वो उस क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, हैव टू कीप सीआरआर डिपॉजिट्स। सीआरआर जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। और ये जो सीआरआर होता है ये आगे जाकर के आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आरबीआई अपने शेड्यूल्ड बैंक्स है उनको ये बोलता है कि आपके पास जितना कैश है उस कैश का एक फिक्स परसेंटेज कैश में ही क्या करना है? आरबीआई के पास आपको जमा करा देना है। फॉर एग्जांपल यदि बैंक में 100 रुपये हैं कैश में, और मतलब बैंक में 100 रुपये टोटल डिपॉजिट है उसका, और सपोज 5% यदि सीआरआर है तो 5 रुपये एज ए सीआरआर कैश के फॉर्मेट में बैंक को, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनको कहाँ जमा रखना है? आरबीआई के पास जमा रखना है। किसका? बैंक के टोटल डिपॉजिट का। इसको डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ऑथराइज टू बोरो फंड्स फ्रॉम द आरबीआई। और ये जो बैंक्स होते हैं ये, इनको यदि फंड की ज़रूरत पड़ती है तो ये रेपो रेट पर या सीआरआर रेट पर क्या कर सकते हैं? दे कैन बोरो फंड्स फ्रॉम द आरबीआई। तो
These are the eligibilities and the getting profit from the RBI, कि RBI से प्रॉफिट भी ले सकते हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब देखिए शेड्यूल बैंक में हम बात कर रहे हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आखिर कितने टाइप के हैं। देखिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो है जो कमर्शियल एक्टिविटी करता है। अब कमर्शियल बैंक में सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स, यानी वो बैंक जो किसके अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट की ओनरशिप में आते हैं। देखिए ओनरशिप का जो क्राइटेरिया होता है वही होता है कि कोई भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर यूनिट है वो इट डिपेंड्स ऑन द शेयर्स, के आखिर किसके शेयर्स ज़्यादा है। तो 50% से ज़्यादा, यानी यदि हम मिनिमम 51% बोल रहे हैं, वैसे तो 50% से ज़्यादा ही होता है, कितना भी हो सकता है वो, मिनिमम 51% शेयर यदि गवर्नमेंट का है तो वो यूनिट पब्लिक यूनिट कहलाती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, और पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाएगा। और यदि एटलीस्ट 51% शेयर यदि उसमें किसका है, किसी प्राइवेट बॉडी का है, तो वो यूनिट प्राइवेट यूनिट कहलाती है या प्राइवेट सेक्टर बैंक कहलाएगा। तो कमर्शियल बैंक में, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स हैं शेड्यूल्ड, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं जो शेड्यूल्ड की कैटेगरी में हैं, फॉरेन बैंक्स भी आ जाते हैं, और इसके अलावा आरआरबीज भी शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये सब कौन से बैंक आ जाते हैं, कमर्शियल बैंक्स, जो कैसे हैं, शेड्यूल्ड हैं। नेक्स्ट, शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये आखिर कौन कौन से हैं, ये इसमें टोटल 12 हैं एसबीआई को मिला करके। तो आपको इनके नाम थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे हो सकता है ये पूछ लें कि विच वन इज द शेड्यूल्ड गवर्नमेंट सेक्टर और द पब्लिक सेक्टर बैंक। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आखिर पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से हैं। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आरबीआई है, आरबीआई इंडिया के सेंट्रल बैंक की तरह से काम करता है। तो आरबीआई सेंट्रल बैंक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक कमर्शियल बैंक अलग से है। तो यहाँ थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करिएगा, क्योंकि जब ये वाला क्वेश्चन आता है कि विच बैंक परफॉर्म्स एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो उसमें जो ऑप्शंस देते हैं वो आरबीआई के अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी ऑप्शन उसमें दे दिया जाता है। तो आपको ऑप्शन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट नहीं करना है, क्या सेलेक्ट करेंगे आप, आरबीआई। इट जस्ट नेम, इसका नाम है केवल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन वो क्या है आरबीआई, वो वास्तविकता में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, यूको बैंक एंड यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब क्या है, ये सब शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। टोटल कितने हैं, 12 हैं, यानी एसबीआई प्लस 11। यदि इसमें से हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग कर लें तो एसबीआई प्लस 11। कई बार आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एसबीआई के अलावा कितने बैंक हैं, तो 11 है, और टोटल कितने हैं, तो 12 हैं। नेक्स्ट, शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कितने हैं हमारे यहाँ पर, 21 है। शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने हैं हमारे यहाँ, 11 है। शेड्यूल पेमेंट बैंक्स कितने हैं, 4 हैं। शेड्यूल आरआरबीज कितने हैं, तो 43 हैं। और फॉरेन बैंक्स कितने हैं, तो 45 हैं। ये आपको इनके नंबर्स याद रखना है, ये पूछने में आ सकता है। शेड्यूल बैंक का जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। तो ये अलग अलग बैंक्स के इनके नाम याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है, नाम केवल और केवल आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक का ही याद रखना है, सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक का। नेक्स्ट, फॉरेन बैंक्स की बात करें तो थोड़ा थोड़ा डिटेल हम देख लेते हैं यहाँ पर अलग अलग बैंक्स के बारे में। चलिए, फॉरेन बैंक्स इस समय यदि हम बात कर रहे हैं तो ये केवल ब्रांचेस के थ्रू ही काम करते हैं। इंडिया में केवल और केवल ब्रांचेस के थ्रू ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल
जो सिटी बैंक है इंडिया में या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, तो ये जितने भी बैंक हैं ये सब फॉरेन बैंक्स हैं और इंडिया में केवल इनकी ब्रांचेस हैं। अब आरबीआई ने स्कीम निकाल दी है, क्या स्कीम निकाल दी है कि होली ओन्ड सब्सिडरी, कि कोई भी फॉरेन बैंक इंडिया में यदि अपनी यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहता है एज ए होली ओन्ड सब्सिडरी, तो इसका जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, वो 5 बिलियन होना चाहिए। जैसे शेड्यूल बैंक, कोई भी शेड्यूल बैंक जो इंडिया का है अभी मैंने आपको बताया था कि उसकी जो पेड अप कैपिटल है वो कितनी है 5 लैक्स। लेकिन यदि कोई फॉरेन बैंक है और वो होली ओन्ड सब्सिडरी इंडिया में स्टैब्लिश करना चाह रहा है तो उसके लिए पेड अप कैपिटल कितनी होगी, 5 बिलियन रुपीस। ये आपसे पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट, आरआरबीज। आरआरबी जो काम करते हैं, यहाँ से क्या क्या पूछ सकते हैं कि आरआरबी किस एक्ट में काम करता है, तो ये काम करते हैं रीजनल रूरल बैंक एक्ट ऑफ 1976। यानी एक्ट कब का है, आरआरबी एक्ट 1976 का है और उसी में इनका रजिस्ट्रेशन होता है। वैसे बैंक जो आ गया था वो 1975 में ही स्टार्ट हो चुका था, एक्ट बाद में आया। इंडिया का जो फर्स्ट आरआरबी था दैट वाज प्रथमा बैंक और ये कब बना था, 2 अक्टूबर 1975, जो लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है उनके उस पर, तो डेट्स 2 अक्टूबर 1975 यहाँ से स्टार्ट होते हैं। आरआरबी जब बनाया जाता है, कोई भी आरआरबी जब बनता है तो आरआरबी के बनने में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और इसके अलावा एक लीड बैंक होता है। लीड बैंक से मतलब जो बैंक स्पॉन्सर करता है उस आरआरबी को, उसे लीड बैंक या स्पॉन्सर्ड बैंक बोलते हैं। जैसे बहुत सारी जगह एसबीआई लीड बैंक होता है, कहीं कहीं बैंक ऑफ इंडिया, कहीं कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा लीड बैंक होता है। तो जब ये बनाई जाती है आरआरबी, उस आरआरबी को बनने में जो लीड बैंक है वो 35% का कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 15% और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना होता है, 50%। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, देन उससे कम किसका, आपका लीड बैंक का 35% और सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का 15%। ये भी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट, आरआरबीज देखिए शुरुआत में काफ़ी इस्टेब्लिश किए गए थे, बाद में फिर धीरे धीरे उनको कम कर दिया गया। शुरुआत में 196 आरआरबीज थे, कब थे, 1987 से 2005 के बीच में। फिर 2005 को कट करके इन्होंने 2005 में आरआरबी जो 196 थे उसको बहुत कम कर दिया और 82 में इसको कर दिया है अभी। यानी कि टोटल आरआरबी सिस्टम में बात करें तो कितने हैं, 82 हैं। मोर देन 3 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कोई भी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं दैट आर जियोग्राफिकली कनेक्टेड, यानी वो आपस में कैसे कनेक्ट होना चाहिए, उनकी जो बाउंड्री है वो आपस में जियोग्राफिकली कनेक्टेड होना चाहिए, टच होना चाहिए। कैनॉट हैव, यानी उनके पास नहीं होगी क्या, ब्रांचेस ऑफ द सेम आरआरबी। यानी कोई 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, सपोज एक ये डिस्ट्रिक्ट है, एक ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट है और एक तीसरा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये तीनों किसी एक आरआरबी के ब्रांच से कनेक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, अलग अलग ब्रांच से ये कनेक्ट होंगे। तो ये रीजनल रूरल बैंक हैं, बेसिकली किसके लिए बनाए गए हैं, रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट, लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया नाम से समझ में आ रहा है ये एक लोकल एरिया में ही बनाए गए हैं, यानी लोकल एरिया बहुत छोटा सा एरिया होता है, वहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए हैं। कब से इस्टेब्लिशमेंट है इनका, 1996 से। और द प्राइवेट सेक्टर इज इन चार्ज ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग दीज बैंक्स। तो इन बैंक्स का जो इंचार्ज होता है वो कौन होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर्स बैंक होते हैं। प्राइमरी गोल क्या है इनका, इज टू मेक प्रॉफिट, यानी केवल और केवल प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही लोकल एरिया बैंक्स बना दिए गए हैं। और ये कहाँ से लाइसेंस्ड हैं,
रजिस्टर्ड कहाँ पर है? अंडर द 1956 कंपनीज एक्ट, यानी ये कंपनी एक्ट में, जो 1956 का जो कंपनी एक्ट है उसमें जो रूल्स दिए गए हैं उस रूल्स के अंडर ही ये इनका एस्टेब्लिशमेंट है, यानी आरबीआई एक्ट के अंडर में इनका एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। देयर आर नाउ ओनली 4 लोकल बैंक्स ऑल ऑफ विच आर इन सदर्न इंडिया। तो देखिए बहुत कम है, 4 हैं, और वो चारों ही कहाँ पर हैं? सदर्न इंडिया में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आजकल क्या हो चुका है, जो नेशनलाइज बैंक हैं और प्राइवेट बैंक हैं उनकी ब्रांचेस भी बहुत छोटी छोटी जगह पर खुल चुकी हैं। तो इस टाइप के जो बैंक है उसमें जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड बैंक। ये मैंने आपको बताया था कि ये किसी स्पेशल जो प्रोसेस है, कोई स्पेशल एक्टिविटी है, स्पेशल जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए ये इस्टेब्लिश होते हैं। जैसे सिडबी, जैसे क्या है? सिडबी। तो जो सिडबी है वो देखिए लिखा हुआ है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। जैसे एक बैंक है आपका आईडीबीआई, तो जो आईडीबीआई है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कराता है। लेकिन स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए तो ये एक स्पेशलाइज्ड बैंक हो गया, स्पेशली फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, यानी ये उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, उनको लोन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली जो यूनिट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये क्या करता है? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड कराता है या लोन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, नाबार्ड। तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो नाबार्ड है वो एपेक्स अथॉरिटी है, यानी कि हाईएस्ट अथॉरिटी है इसकी रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। कौन है? नाबार्ड, एपेक्स अथॉरिटी। यानी ये जितने भी आरआरबी हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, ये सब किसके अंडर में काम करते हैं? ये सब नाबार्ड के अंडर में ही काम करते हैं। तो ये तीनों इस टाइप के जो बैंक हैं ये सब कैसे आ जाते हैं? ये सब स्पेशलाइज्ड बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक, देखिए कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब आपस में मिल करके सहयोग कर करके। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वही होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? वो सब कोऑपरेशन करके उस बैंकिंग सिस्टम को चलाते हैं। बहुत सारी कोऑपरेटिव यूनिट्स के बारे में आपने सुना होगा, फॉर एग्जांपल सांची, अमूल, ये सब क्या हैं? ऑल दीज आर द कोऑपरेटिव यूनिट्स। सिमिलर कंडीशन क्या होती है? कोऑपरेटिव बैंक भी होता है। तो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू एडवांस सोशल वेलफेयर। तो ये सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं, मेकिंग प्रॉफिट नहीं है, सोशल वेलफेयर है। बाय ऑफरिंग लो इंटरेस्ट लोन्स, यानी ये क्या करते हैं? ये रूरल एरिया में फार्मर्स को और जो विलेजर्स होते हैं उनको क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं? ये लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट इट इज़ ए काइंड ऑफ सोशल वेलफेयर एक्टिविटी। ये कैसे काम करते हैं? 3 टीयर स्ट्रक्चर में। ये 3 टीयर स्ट्रक्चर होता है इनका, यानी कि सबसे टॉप लेवल, फिर उसके नीचे का लेवल और सबसे नीचे का लेवल। टॉप लेवल क्या है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? एपेक्स बैंक। ये आपने नाम सुना होगा। जैसे मध्य प्रदेश का जो एपेक्स बैंक है वो कहाँ पर है? वो भोपाल में सिचुएटेड है। तो एपेक्स बैंक के हम क्या बोल देते हैं? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और इनका रेगुलेशन कौन करता है? आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट और नाबार्ड। ठीक है, इनको जो फंडिंग मिलती है वो आरबीआई से भी मिल जाती है और आजकल तो वैसे नाबार्ड से ज़्यादा मिलती है। और इनका इलेक्शन होता है मेंबर्स का, और वो कहाँ? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही होगा। नेक्स्ट, हाँ देखिए, फाउंडेड बाय आरबीआई, गवर्नमेंट एंड नाबार्ड, मनी इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक। कंसेशनल सीआरआर एंड एसएलआर अप्लाई टू दीज बैंक्स। सीआरआर और एसएलआर कितना रहता है? 3% और एसएलआर कितना रहेगा? 25%। नेक्स्ट, सेकेंड टीयर यानी सेकेंड लेवल पर यदि हम इस लेवल की बात करें तो कौन सा बैंक आता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक आएगा, और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे आपको। जैसे कि आप इंदौर में, भोपाल में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक
जो गवर्नमेंटल वाले हैं और प्राइवेट वाले हैं वो सब मिल जाएंगे आपको। थर्ड, विलेज लेवल पर आता है और यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, सहकारी समितियाँ होती हैं, उन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं, विलेज लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन्हीं को ही विलेज लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछने में आ सकता है आपसे कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कितने टीयर, कितने स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इनका 3 टीयर स्ट्रक्चर है। अब देखिए कि यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक को यदि फंड की ज़रूरत होगी तो ये कहाँ से फंड लेता है, एपेक्स बैंक से। और टीयर 3 पर जो विलेज लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको यदि फंड की ज़रूरत होगी तो ये फंड किससे लेगा, ये लेगा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल से, यानी कि ऊपर से नीचे मनी का फ्लो या फंड का फ्लो होगा। नेक्स्ट, स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी इनका जो फाइनेंस है वो कैसा है, स्मॉल कैटेगरी का है। क्या है, द मेन कस्टमर्स, इनके कस्टमर्स कौन कौन से हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के, कौन कौन है, माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो माइक्रो इंडस्ट्रीज वो इनके हैं। इसके अलावा स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स, ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर्स हैं, ये इनको लोन प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंटिटीज, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जैसे कि आपने देखा होगा शहरों में जो सड़क पर जो फेरी वाले बैठे रहते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है, या जो ठेले पर सामान बेचते रहते हैं, सड़क के किनारे खड़े होकर के सामान बेचते रहते हैं, वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कैटेगरी में आता है। तो उनको भी ये फाइनेंस कराते हैं। और साथ ही साथ क्या है, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, जो छोटी छोटी बिजनेस यूनिट हैं उनको भी ये फाइनेंस कराते हैं। यहाँ से ये प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो किस किस को फाइनेंस करता है। नेक्स्ट, लाइसेंस कहाँ से मिल रहा है, अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड आर गवर्न बाय द, देखिए लाइसेंस जो मिल रहा है इनको वो मिल रहा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। ये देखिए अलग लाइसेंस है, जैसे मैंने आपको बताया था आरआरबी, तो वो जो आरआरबी को लाइसेंस मिल रहा था वो बैंकिंग जो आपका कंपनी एक्ट है उससे मिल रहा था, और इनको कहाँ से मिल रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 एंड पेमा। तो देखिए इस्टेब्लिशमेंट, इनका जो लाइसेंस है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में हो रहा है, लेकिन इनका जो एग्जीक्यूशन है, इनको जो चलाया जा रहा है वो 2 तरीके से चलाया जा रहा है। एक तो आरबीआई एक्ट में जो रूल्स हैं उस आरबीआई एक्ट के रूल्स के थ्रू चलेंगे, और दूसरा क्या है, जो फेमा है, फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये भी, इसके भी जो रूल्स हैं वो इनके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो 2 तरीके के रूल्स अप्लाई होंगे, कौन कौन से अप्लाई होंगे, आरबीआई एक्ट 1934 के और साथ ही साथ किसके होंगे, फेमा के। लेकिन लाइसेंस कहाँ से मिलने वाला है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 22। नेक्स्ट, पेमेंट बैंक्स, ये पेमेंट, छोटे छोटे पेमेंट्स का काम कर देते हैं। क्या है ये बहुत नया कंसेप्ट है, आप बोल सकते हैं को लेटेस्ट जो कंसेप्ट है पेमेंट बैंक का है, मतलब बैंकिंग सिस्टम में जो पूरा जितने भी बैंकिंग यूनिट्स हैं उसमें सबसे जो लेटेस्ट सिस्टम है वो कौन सा है, वो पेमेंट बैंक्स का ही है। और आरबीआई ने ये कंसेप्चुअल निकाला था, ये कंसेप्ट निकाला था कि पेमेंट बैंक्स होना चाहिए, और ये रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट, यानी कि ज़्यादा डिपॉजिट यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं, और पर कस्टमर कितना है, 2 lakhs, इससे ज़्यादा का डिपॉजिट यहाँ पर नहीं हो सकता है, यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा देते हैं, ये एटीएम कार्ड की सर्विस, नेट बैंकिंग की सर्विस, और भी जो थोड़ी बहुत बैंकिंग की सर्विस होती हैं वो ये प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये कौन से बैंक हैं, ये आपके पेमेंट बैंक की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक। तो ये टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, कितने टाइप के बैंक्स हैं इंडिया में, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये मैंने आपको बता दिए हैं इसमें।
नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे, और जो बैंक है, बैंक के फंक्शंस, कि आखिर बैंक काम क्या क्या करता है, इसके अलावा अकाउंट के जो टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो हमने थोड़ा बहुत अभी पढ़ा उसका थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो डिटेल में है वो हम उसमें आगे देखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि प्रीलिम्स जो रहता है वो पूरी तरीके से इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कितना याद है, और उसी के बेस पर ही आप अपना ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाते हैं। सो दैट टिल देन ऑल द बेस्ट।